कि लोग यहां से अमरनाथ यात्रा निकालें तो पुलिस की सिक्योरिटी लगती है, कांवड़ यात्रा निकालें तो सुरक्षा का प्रबंध होता है, कुंभ का मामला हो तो सुरक्षा का मामला होता है, दशहरा हो, राम नवमी का जुलूस हो तो भी सुरक्षा का मामला होता है। आखिर कौन लोग हैं जिनसे आपको अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा करनी है? चलिए, आप वहां यह तर्क दे सकते हैं कि वहां पे पाकिस्तान है, वो गड़बड़ कर सकता है, लेकिन कांवड़िया तो निकल के जाते हैं, उनके ऊपर कहां से खतरा होता है? किससे खतरा होता है? और है तो हम क्यों नहीं बताते कि हमें इनसे खतरा है जो हमारे बीच में रह रहे हैं? तो हम ये पाखंड, ये डबल स्पीक, ये झूठ क्यों बोलते हैं? क्या कभी आपने सुना कि हज यात्रियों को खतरा है? कभी आपने सुना कि ईद बनाने में खतरा है, कोई बम धमाका होने वाला है? कभी सुना आपने कोई विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए? नहीं। इसका मतलब है भारत राष्ट्र को इस राज्य में रहने वाले 30-35 करोड़ लोगों से खतरा है, और यह खतरा फिजिकल है। लेकिन क्योंकि आज आपने मुझे मौका दिया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय जी का विश्वविद्यालय, जिन कारणों से मदन मोहन मालवीय ने यह बनाया था, जिन आदर्शों को लेकर बनाया था, और उस समय बनाया जब अंग्रेज थे, तो मैं ये जानना चाहता हूं हमने कितने ऐसे लोगों का निर्माण किया। इलाहाबाद बना, तमाम दुनिया भर के विश्वविद्यालय बने, हमने कितने ऐसे लोगों का निर्माण किया कि उसने भारत और भारत के बाहर निकलने के बाद मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, पुनः जीवन खपा दिया, और एक नहीं करोड़ों मदन मोहन मालवीय पैदा उसमें से करने की सोच के साथ बनाया। क्या हमने बनाए? क्या हमने उस तरफ ध्यान दिया? आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले शिक्षा की डिग्रियां बढ़ रही हैं। आज हमने कैसे लोग पैदा किए? क्या यह समय नहीं है कि जब इस आतंकवाद की बात करते हैं तो जो आतंकवाद AK-56 लेकर के दिल्ली आता है, बनारस जाता है, चिकमंगलुरु जाता है, कोयंबटूर जाता है, पटना जाता है, सब जगह जाता है, उस आतंकवादी को मारने के लिए इस देश में एक पुलिस है और एक फौज है। लेकिन मेरा जो चिंता है, जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा करता हूं, मुझे और आपको जिस आतंकवाद ने गिरफ्त कर रखा है और जो ज्यादा खतरनाक है, उस आतंकवाद की तरफ पूरी तैयारी के साथ, पूरी चुनौती के साथ, बिना इस लाग लपेट के कि आपको सच के सच कहने के कारण कुछ लोग आपको एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे, हिंदूवादी बोलेंगे, कट्टर बोलेंगे। आप ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा कोई काम होता है, वो ताकतें आप अपने रास्ते से भटक जाएं, इसलिए नए नए स्लोगन, नए नए डायलॉग बोल करके आपकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। आप कहिए कि आतंकवाद को तो भारत कई 100-1400 साल से भुगत रहा है। इसकी चर्चा बहुत होती है कि सीरिया में खुले में औरतों की बोली लगाई जाती है। हमारे लिए नई बात होगी, आगे पिछली ये जो जनरेशन है उसके लिए नई बात होगी। लेकिन प्रोफेसर साहब, हम ये भूल जाते हैं कि दिल्ली में एक जामा मस्जिद है, उस जामा मस्जिद के सामने एक मीना बाजार है, और उसी मीना बाजार का नाम मीना लगा इसलिए कि वहां हिंदू औरतों को मुगल बादशाह और मुगल सल्तनत के लोग खुलेआम नीलामी लगाते थे। तब भी औरतें बिकती थी, तब भी हम इसी देश में थे। हम इस आतंकवाद से कई 100 सालों से लड़ रहे हैं। लेकिन आजाद भारत हुआ, जिनका एजेंडा था, वो अपने एजेंडे में किस मिशन के साथ भारत आए, इसको समझने की जरूरत है। और मैं कोई बात भावना में बह करके किसी के खिलाफ कुछ कहने के लिए नहीं कहता हूं। जिन्हा को पाकिस्तान चाहिए था, पाकिस्तान बना लिया, पाकिस्तान कैसे बना, उस बहस में नहीं जाना चाहता मैं।
लेकिन भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? क्या कभी हमने उस तरफ सोचा? कभी हमने उस तरफ ध्यान दिया कि भाई ये भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? और उस दौर में, जिस दौर के अंदर डॉक्टर राधाकृष्ण जैसे महान विद्वान मौजूद हों, जिस आदमी को आपने भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया, गुणगान किया, कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो शिक्षा मंत्री भारत का रहने वाला ही नहीं था, भारत में उसका जन्म भी नहीं हुआ था, उसके मां बाप का भी जन्म नहीं हुआ था। वालिद साहब उसके मक्का के थे, वालदा उसकी मदीना की थी, और उसका जन्म मक्का में हुआ 1888 में। 1902 में वो भारत आया, 1906 में मुस्लिम लीग बनी, और वो तमाम महान आदमी बंगाल आके रहने लगा। किसी स्कूल में नहीं गया, किसी स्कूल में नहीं गया। कॉलेज की बात छोड़ दीजिए, किसी यूनिवर्सिटी की बात तो छोड़ दीजिए, मदरसे का प्रोडक्ट निकला और भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। और अपना नाम सच नहीं बताया, क्योंकि भारत में वो किसी एजेंडे के तहत आया था, खिलाफत मूवमेंट के एजेंडे के तहत वो भारत पहुंचा, और यहां उसने वो काम किया कि भारत की बहुसंख्यक समाज उस जिहादी का एजेंडा नहीं समझ पाई, क्योंकि हमारे लोगों को सत्ता पे बैठने की जल्दी थी। इसलिए उस आदमी ने बड़ी खामोशी से 15 अगस्त 1947 से लेके 1958 तक शिक्षा मंत्री रहा, और ऐसे हालात पैदा करे कि इस देश में फखरुद्दीन अली अहमद, हुमायूं कबीर, प्रोफेसर नूरुल इस्लाम, एनसी सागला, 5 शिक्षा मंत्री रहे। क्योंकि हमारे यहां के सत्ताधारियों को तो सत्ता पे बैठने का शौक था, जल्दी में थे, वो महान बनना था, विजनरी बनना था। इसलिए भारत की पूरी शिक्षा को आपने जिन लोगों के हाथ में सौंपा, उसकी वजह से आज यूनिवर्सिटी में वो छात्र पैदा हो रहे हैं जो ये चिल्ला के कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप भारत की पुलिस की तरफ मुंह देखते हैं कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से हो रही है। इसलिए मैं और आप, आज समय आ गया है खुल के कहने का कि ये भारत हथियारों द्वारा लड़े जा रहे आतंकवाद के से कहीं ज्यादा बौद्धिक आतंकवाद, एकेडमिक आतंकवाद से ग्रस्त है। आजादी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो प्रोफेसर था, प्रोफेसर नूरुल हसन, जिस एजेंडे के तहत वो बना, उसने वो एजेंडा लागू कर दिया। भले ही लोग उसको न जानते हो, लेकिन उसके बोए हुए बीजों के कारण इस देश में मुगल सल्तनत आज भी जिंदा है। आज भी सड़कों पे आपकी संस्कृति को लूटने वाले, आपके मंदिरों को तोड़ने वालों के नाम से सड़कें बनी हुई हैं। आज उनका बचाव करने के लिए लोग टेलीविजन पे आते हैं, विश्वविद्यालयों में उनके बारे में पढ़ाया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है। आपकी नस्लें आपके घर में बैठ करके आपसे सवाल पूछती हैं, क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान एक जमीन का टुकड़ा था, लेकिन जो यहां रह गए, उन्होंने तो इस देश में 500 से ज्यादा पाकिस्तान बना दिए आपके बीच में रह करके, क्योंकि आपको सत्ता की लालच ने इतना अंधा कर दिया कि आपने सोचा मेरा कल कैसा होगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा, मेरा फायदा हो जाए, बाकी किसी का नुकसान हो जाए। इसमें आपने अपने लोगों से गद्दारी की, अपने लोगों को मारा। एक कहानी नहीं है, बहुत कहानी है। इसलिए 70 सालों में इस देश की प्राइमरी एजुकेशन को धीरे धीरे, इस देश की आजादी से पहले जो ईसाई सरकार थी, उस ईसाइयों के हाथ में आपने भारत की प्राइमरी शिक्षा दे दी। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल खुलने लगे। हमने स्कूलों का निर्माण नहीं किया, और अगर किया, अगर हम दावा करते हैं कि हमने बड़े सारे स्कूल बनाए, तो फिर उसमें से छात्र निकल के कहां जा रहे हैं? व्यवस्था पे कौन लोग आ रहे हैं?
तो आपने इस देश की प्राइमरी एजुकेशन को ईसाइयों के हाथ में दे दिया। इस देश के इतिहास का लिखने का ठेका सरकार ने वामपंथियों को दे दिया। और मेरे और आपके सामने होते होते इस देश का जो इंटरटेनमेंट मनोरंजन, जो पूरा फिल्म है, जो थिएटर है, वो सारा आपने जिहादियों को दे दिया। आपके पास आज कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे आप भारत राष्ट्र को बचाने वालों को पैदा कर सकें। आज आपके अपने बीच में ही ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो आपको अंदर से चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक देश के शिक्षा संस्थानों पे कब्जा किया, इतिहास पे कब्जा किया, एक नैरेटिव पे कब्जा किया और लगातार मिशन मोड में उन्होंने भारत की संस्कृति, सनातन को, आदर्शों को, मूल्यों का उपहास किया। आज आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते। आप जिस आदर्श की बात करते हो वो उन्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम आज भी किसी न किसी छोटे बड़े लालच के चलते सच बात नहीं बता पाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मौलाना आजाद के बारे में बताना चाहिए था। उनकी तो 58 में मृत्यु हो गई, लेकिन भारतीय राजनीति की बैसाखी देखिए इस अल्पसंख्यक मुसलमानों के कंधों पे कैसे चले हैं। 1992 के अंदर भारत के पुरुषार्थ को और गौरव को कुछ लोगों ने धराशाही किया अयोध्या में 6 दिसंबर को। लेकिन दिल्ली की सत्ता पर कुछ ऐसे कांग्रेसी बैठे हुए थे, उन्हें लगा कि कांग्रेस का वोट बैंक ही समाप्त हो जाएगा, जिस वोट बैंक को उन्होंने 70 साल में पैदा किया है, पाला है, पोसा है। उनकी जायज और नाजायज मांगों को मान करके इस देश के अंदर संविधान विरोधी, कानून विरोधी काम किए हैं। उन्हीं लोगों ने इस जिहादी भारत के पहले शिक्षा मंत्री, जो जाहिल अनपढ़ था, उसको भारत रत्न दिया गया ताकि मुसलमानों के जख्मों पे मरहम लगाया जाए। और ये हमने होने दिया। हमने सवाल नहीं उठाया कि 58 में जो शख्स चला गया उसको 1992 में भारत रत्न देने के लिए कौन सी आपने समीक्षा की है और इतने लंबे समय के बाद आपने क्यों दिया। लेकिन वो पॉलिटिकल एक टूल था, पॉलिटिकल एक मैसेज था। लेकिन जिन लोगों को दिया उन्होंने कहा तुम हमें कोई भी चीजों से बहला नहीं सकते हो, वो अपने एजेंडे पे लगे रहे। लेकिन उसी दरमियान एक और पाप हुआ जिसकी तरफ मैं आपका इशारा करना चाहता हूं और आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं कि आर्टिकल 35A के बाद ये मेरी मुहिम का हिस्सा है और मैं चाहता हूं कि छात्र वो किसी विचारधारा का हो, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब चीज तथ्यों पे होगी, क्योंकि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र जब किसी बात को भावनात्मक तौर पर रखता है और उसमें तथ्य और तर्क कम होता है तो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। ये सड़कों पे जोर जोर से भारत माता की नारे लगाने से भारत माता सुरक्षित नहीं होने वाली। आपको आने वाली नस्लों को तर्कों पे, लॉजिक पे, रीजनिंग के साथ, रेफरेंस के साथ उसको मजबूत करना होगा, ताकि जब आप जो बात कहें उस बात को कितना भी कोई घोर विरोधी हो आपका, वो आपकी बात को काट ना पाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो आज आपने मुझे मौका दिया है उसमें मैं जो भी कुछ चाहता हूं उसमें मेरी कोशिश है कि छात्र छात्राएं एक ऐसे विश्वविद्यालय जहां से हमेशा राष्ट्रवाद की लौ जली है, जो भी बनारस गया, चाहे भारत के प्रधानमंत्री भी बनारस से चुनाव लड़ने गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वो तस्वीर याद है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जो एक प्रतिमा लगी है, उस पे माला चढ़ाने के बाद आगे बढ़े।